Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I'm your biology teacher. Welcome to Universal E-Learning. जी बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 जो कि हमने कल एंड किया था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें हमने सब एटॉमिक से स्टार्ट किया और पॉपुलेशन से पहले ऑर्गन सिस्टम तक जो है हमने इसको वाइंड अप कर दिया। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल। डिफरेंट organ system coordinate to form an individual। तो एक इंडिविजुअल कैसे बनता है? जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के कोऑर्डिनेट करने से जो है वो क्या बन जाता है? इंडिविजुअल बन जाता है। अगर हम इंडिविजुअल की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। जब एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज के दौरान आप सिर्फ जो है पहले नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो थिंकिंग करता है, आप जो है वो अभी नियत करते हैं भागने की। नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलस भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो हमारे थाई मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और हमारे मसल जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगा? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल्स के मस्कुलर सिस्टम के साथ। जब आपके मसल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इन मसल सिस्टम्स के एक्टिवेट होने से आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो बच्चे साथ ही जो है वो आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट फास्ट हो गई। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव हुआ है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फास्ट हो जाता है। आप जो है वो पेंटिंग के ऊपर आ जाते हैं। हमारी बॉडी के बेशुमार सिस्टम हैं, हम चंद सिस्टम जो है उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल के अंदर। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे? मसल्स के थ्रू जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वर्किंग बढ़ गई है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। अब वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगी। ग्लूकोज मैक्सिमम जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे ब्लड से सेल तक जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड की जाएगी ब्लड के थ्रू। अब जो है वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हर सेल तक कौन प्रोवाइड करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ठीक है। तो इस वजह से रेस्पिरेशन भी फास्ट और हमारी हार्ट बीट भी फास्ट। फिर और बहुत सारे प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ गया, उसको जो है वो कम करने के लिए ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह एक एक्सरसाइज की एग्जांपल से हमें पता चलता है कि ये सारे सिस्टम जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और जब ये सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं तो पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है।
इंडिविजुअल लेवल पे आप स्पीशी को भी डिस्कस कर सकते हैं। बुक में इसको सेपरेटली नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इंडिविजुअल्स में ही इसको डिस्कस करेंगे। स्पीशी, व्हाट इज स्पीशी? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म having ability to interbreed, इंटरब्रीड अपनी अफजाइशी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखते हों। एक जैसे जानदारों का एक ग्रुप जो कि अपनी नस्ल को बढ़ाने की सलाहियत रखता हो, उसको हम नाम दे देते हैं स्पीशी। ठीक है, कोई भी स्पीशी लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आप लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग भी इंसानों की है, सबसे ज़्यादा नस्ल दुनिया पे जो पाई जा रही है वो इंसानों की है। ठीक है, और स्पीशी के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस। दूसरी शर्त क्या है? लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम। इसमें हमने जो है वो डिफरेंट शराइत जो है वो रख दी। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, एक जैसी स्पीशीज़ का ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे तो वो पॉपुलेशन नहीं होगी। अगर इंसानों की बात करें तो सारे फिर इंसान ही हैं। ठीक है, लिविंग इन सेम प्लेस, जगह का सेम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर जो है वो जगह सेम नहीं करते तो फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो 45 है। ठीक है, अगर हम 7 वाला रूम बच्चों कंसिडर करते हैं तो फिर हमारी पॉपुलेशन 45 नहीं, फिर जो है 80-90 पे जो है वो चली जाएगी। पूरे कॉलेज की बात कर लें तो फिर जो है हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम प्लेस का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है सेम टाइम, वक़्त का सेम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी जो है वो 45 है तो 3 घंटों के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन हो सकता है 0 हो जाए, आपको छुट्टी हो जाएगी और पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में ह्यूमन पॉपुलेशन बायोलॉजी क्लास 45 पॉपुलेशन। ठीक है, सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कुछ मेन कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज पॉपुलेशन की। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, जिसमें हमने सिर्फ नाम लिखने होते हैं कौन कौन से। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी
सिर्फ नाम दिया है। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, पॉपुलेशन प्रेशर, और पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास किस किस एज के जानदार मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास क्लास में जो है 17 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर, एक पॉपुलेशन का इफेक्ट दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। एक पॉपुलेशन के अंदर किस किस एज के जानदार मौजूद हैं, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन प्रेशर में अगर इंसान है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो पौधों के ऊपर हम जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारा कल्चरल एरिया जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। हमारी वजह से जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स और ये सारी चीज़ें बन रही हैं जिनकी वजह से हम कल्टीवेटेड एरिया को कम करते जा रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक यूनिट एरिया में, एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं तो हमारी जो है वो डेंसिटी 40, अगर 20 हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैस पर यूनिट एरिया में, तो इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम देते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, हमारे पास एक ख़ास जीन के अंदर जो है वो उसके ऊपर कितनी वेरिएशन आ रही है, इसको हम जीन फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। जीन फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह जानदार जब माइग्रेट करते हैं तो इसे हम जीन फ्लो में कंसिडर करते हैं। एक जगह के जो जीन्स हैं वो दूसरी जगह पे कैसे फ्लो कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, that is community, that is community। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशंस इन सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है। आप एट सेम टाइम भी बोल सकते हैं, बुक्स के अंदर नहीं भी लिखा होता, ठीक है। जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं किसी ख़ास यूनिट एरिया के अंदर एक ही टाइम पे, उसे हम नाम देते हैं कम्युनिटी, ठीक है। जिस तरह पॉपुलेशन में हमने क्लासरूम के अंदर बायोलॉजी क्लास के स्टूडेंट को ह्यूमन पॉपुलेशन, इसी तरह कम्युनिटी, अगर हम किसी एक जगह पे एक से ज़्यादा जानदारों की स्पीशीज़ देख रहे हैं, मतलब एक घर के अंदर जो है वो हमारे पास हमने जो है वो कैट्स रखे हैं या पैरट्स रखे हुए हैं, तो उन पैरट्स की पॉपुलेशन
और हमारी पॉपुलेशन ये कलेक्टिवली क्या बन जाएगी, एक कम्युनिटी। आगे हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, ये एक सेपरेट कम्युनिटी हो जिसमें चंद पॉपुलेशन शामिल हों, पॉपुलेशन अंडर वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसके नीचे जो चंद जानदार चंद स्पीशीज पैदा हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उसको हम नाम दे देंगे सिंपल कम्युनिटी। ठीक है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। मैनी interrelated communities, many interrelated communities are called complex community। ठीक है। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी, या सबसे बड़ी इससे भी एग्जांपल है सी, जंगल के अंदर, समंदर के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। ठीक है। तो ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही जो है वो दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। जिसमें हमने मेनली डिस्कस करना होता है बायोम को, मेनली हम डिस्कस करते हैं बायोम को। बायोम क्या है? बायोम को हम डिफाइन करते हैं अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज regional community primarily determined by its climate, किसी इलाके की एक बड़ी कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, जो उस इलाके के क्लाइमेट की वजह से, माहौल की वजह से बनी हो। लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक इलाके की बड़ी कम्युनिटी जो उसके क्लाइमेट की वजह से बनी है, उसे हम क्या नाम देते हैं? बायोम।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो हम कहते हैं हमारे पास एक क्लाइमेट है, एक्वाटिक क्लाइमेट, पानी है हमारे पास, तो उस पानी की वजह से वहाँ पे जो है अब कैंगरू तो नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पे जो है वो क्या होगा, डॉल्फिन होगी, फिश होगी, वहाँ पे जो है क्रोकोडाइल होगा, टर्टल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्पीशीज़ जो है वहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये क्लाइमेट ने डिसाइड किया वहाँ पे कौन सी बड़ी कम्युनिटी होगी। अगर आपको एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लिखते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। एग्जांपल हम लिख रहे हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो अब ये डेजर्ट डिसाइड करेगा कि वहाँ पे जानदार कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी कम्युनिटी की बात करें तो इसमें हो सकते हैं कैंगरू, रैट, स्नेक्स, कैक्टस, ठीक है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हमारे पास है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास अब एक जंगल है, तो वहाँ पे इमेजिन करें कौन कौन से जानदार होंगे, लायन, वुल, बहुत सारे ट्रीज, ठीक है। तो ये हमें जंगल में डिफरेंट कम्युनिटी नज़र आ रही है। इसी तरह ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, ये जो है वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल, ठीक है। ये है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब हम आते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की तरफ। और लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बाद लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। बेटा जब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है तो इसका मतलब हमने फाइंड आउट करनी है, याद रखिएगा, एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की एज। एक जानदार की एज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होंगे, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो ये टॉपिक जो है इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि हम अपने से ऐड करते हैं इसमें लिखने के लिए, सेल्फ राइटिंग थोड़ी सी। सबसे पहले हम जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं फॉसल रिकॉर्ड। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉसल रिकॉर्ड। फॉसल रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलेगा, फॉसल रिकॉर्ड से हमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जानदार कौन सा था, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स,
डायनासोर की स्पीशीज है जुरासिक ईरा से। ठीक है, एक रेप्टेलियन जिससे आगे जो है वो बर्ड्स की मॉडिफिकेशन के बारे में जो है वो उसका फॉर एग्जांपल हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमने फाइंड आउट करनी है एज जानदार की, आइडेंटिफाई तो हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है लेयरिंग, लेयर फॉर्मेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है लेयर फॉर्मेशन। किस चीज़ की लेयर फॉर्मेशन? मोस्टली जो है ये फॉसिल फॉर एग्जांपल हमने लिया है रॉक्स। रॉक की सेडिमेंटेशन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कुछ लेयर्स बनी हुई हैं रॉक्स की, लेयर्स मौजूद हैं। कलर का पहाड़ आप सबने देखा हुआ है, कलरफुल पहाड़। ठीक है, तो जब उस साइड पे जाएं तो साइडों पे हमें पहाड़ नज़र आते हैं, उन पहाड़ों के अंदर जो है वो डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन नज़र आती है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो है ये लेयर्स बन रही होती हैं। तो ये डिसाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल एक लेयर को हम अप्रॉक्सीमेटली कह लेते हैं ये 10 मिलियन ईयर्स अगो में डेवलप हुई, दूसरी 20 में, तीसरी 30 में, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो 40 मिलियन ईयर्स लेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, हम देखते हैं हमारा स्पेसिमेन कहाँ पे मौजूद है। अगर तो यहाँ पे मौजूद है हमारा स्पेसिमेन ए, यहाँ पे मौजूद है तो हम आइडिया लगा सकते हैं 10। अगर यहाँ पे मौजूद है तो हम आइडिया लगा सकते हैं 30। ठीक है, फिर हमने जब इसके अंदर लेयर फॉर्मेशन से हमें थोड़ा सा रफ आइडिया हो गया है, सेडिमेंटेशन से हमें रफ आइडिया ऑफ एज होता है, रफ आइडिया अबाउट एज। इसको हम अच्छे तरीके से फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना होता है, एज ऑफ रॉक फाइंड आउट करें। एज ऑफ रॉक, रॉक जो है उसकी एज क्या है। एज ऑफ रॉक की बात करें तो हमारे पास तरीकाकार क्या होता है, आपने पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आप क्या करते हैं, जहाँ से आपको स्पेसिमेन मिला था उस स्पेसिमेन के साथ आप कुछ रॉक का सैंपल ले लें। उस रॉक के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, इन आइसोटोप से आप फाइंड आउट करते हैं एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एज ऑफ रॉक जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ रॉक जो है वो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिस तरह वो आपने पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड कितनी देर में होता है, हर आइसोटोप का डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एमिट होने वाली रेडिएशन से जो है वो आइडिया करते हैं, और इसकी एज से हमें एग्जैक्ट एज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पता चल जाए। ये था हमारा टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बेटा। अल्लाह हाफिज़।